42 on functions in C++। आज का ये टॉपिक है फंक्शंस, ये एक न्यू चैप्टर है C++ की प्रोग्रामिंग का। जो हमारा पिछला डायमेंशनल और एरेज वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो हम जिस चैप्टर की तरफ या जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं फंक्शंस की तरफ, ये एक प्री रिक्विजिट है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका। मींस के जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसका प्री रिक्विजिट है, यानी कि ये आपको आएगा तो ही वो अच्छी तरह से यानी जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फंक्शन क्या होता है। A function is a name block of a code that performs some action। अब आप लोगों को समझने के लिए ये इसको मैं जरा सा इजी करके मैं बताऊंगा, लेकिन बी विद मी और इसको समझना है, ठीक है ना, ताकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में इस चीज के लिए प्रॉब्लम ना आए। तो कहते हैं कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कोड लिखा जाता है और जिसकी वजह से कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल पे जाऊंगा। a प्लस बी इक्वल्स टू सम, हम जो फाइंड करते हैं सम इक्वल्स टू a प्लस बी, या 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 जो हम फाइंड करते हैं। तो एक ब्लॉक होगा जिसमें ये कोड लिखा होगा कि सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और a प्लस बी में 2 की वैल्यू होगी और वो हमें डिस्प्ले करके बताएगा कि ये जो वैल्यू आंसर आ रहा है वो 4 है, ठीक है ना। यानी कि 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 है। तो वो एक ब्लॉक होगा, एक सिंटैक्स होगा, एक फंक्शन होगा जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी और वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा। वो एक्शन क्या है? सम का एक्शन है, एडिशन का एक्शन है, प्रिंटिंग का एक्शन है। तो वो परफॉर्म करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन। द स्टेटमेंट written in the function are executed when it is called by its name। और वो जो स्टेटमेंट, वो जो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, वो जो सम, वो जो प्रिंट लिखा हुआ होगा ना उस फंक्शन में, वो तब ही एग्जीक्यूट होगा जब उस फंक्शन को उसके नेम से कॉल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे कोई काम आता है और मैं उस काम में एक्सपर्ट हूँ, जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं मेरे नाम से, जब तक मुझे वो काम करने का नहीं कहेगा तो मैं वो काम नहीं करूंगा। ऐसा ही है ना। तो सेम यहाँ पे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, जो फंक्शन है हमारा, उसको जब तक उसके नाम से नहीं बुलाएंगे तब तक वो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स में यूनिक नेम होता है, हर एक का डिफरेंट नेम होता है, किसी का सेम नहीं होता। इसी तरह फंक्शंस में भी यूनिक नेम होता है। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। अब ये एडवांस लेवल पे, वो जो हम बेसिक लेवल पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग की ना, ये उससे एडवांस लेवल है कि हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग C++ की होती है किसी भी डेवलपमेंट के लेवल पे, तो उसमें हमारे पास फंक्शंस मोस्टली यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इजीली, बहुत इजी होते हैं। ये बाकी जो है उसको मैं फिर कंपेयर करके आपको बता दूंगा, ठीक है, जब हम प्रोग्राम करेंगे। They encapsulate piece of code topper from specific operations। और ये specific operation से किसी भी piece of code को encapsulate कर लेते हैं, मतलब उसको रख लेते हैं अपने पास, और उसको कॉल करने के लिए हमें सिर्फ उसको कॉल करनी पड़ती है। ये पड़े रहते हैं, ठीक है ना। The functions are used to accomplish the similar kind of task again and again without writing the same code। जैसे हम loops पढ़ रहे थे ना, जब मैंने कहा था हम loop चलाएंगे तो हम उसको क्विकली, अब लूप हमारे पास क्या थी, उसमें एक कंडीशन थी कि भाई यहाँ तक जाओ और लूप को टर्मिनेट कर दो। हमारे पास लूप वहां तक यानी कि लिमिटेड हो गई थी उसकी कंडीशन तक, कि वो अपनी कंडीशन तक जाएगी। लेकिन फंक्शन क्या है? अब फंक्शन उस लूप का, अगर उसको मैं कहूँ एक एडवांस जो है, एडवांस लेवल है। बेसिकली ये लूप नहीं है, लेकिन ये उसका एक एडवांस लेवल है कि हम इसको जब भी बुलाना चाहें, यानी कि वो क्या, इसको हम कह सकते हैं कि भाई वन कॉल पे ये बंदा हाजिर हो जाए मेरे पास। तो इसी वजह से मुझे अगर सेम फंक्शन 2 बार, 3 बार, 5 बार, 100 बार परफॉर्म करना हो, तो मैंने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना होता है, ना कि मैंने दोबारा वही पीस ऑफ कोड लिखना होता है, ठीक है ना। और 100 बार तो हम उसमें भी कर सकते थे, लूप में भी कर सकते थे, लेकिन वो एक ही बार में 100 बार को फिर प्रिंट करता था, ठीक है ना। लूप 100 बार चलती थी तो उसके बाद वो बंद होती थी। लेकिन इसको हमें जहां पे भी जरूरत होगा, जितनी बार जरूरत होगा, हम इसको टाइम टू टाइम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक होगा। अच्छा, they are used to perform the tasks that are repeated many times।
वही बात हो गई, द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। वो सारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है फंक्शन की तरफ जब ये फंक्शन कॉल होता है। ये आपको एग्जाम्पल में समझ आ जाएगी, ये मैं सही डिटेल में ज्यादा समझा दूंगा, ठीक है। All statement of the function are executed and then the control again moves back to the point where the function was called along with the possible return values। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो सारा कंट्रोल फंक्शन की तरफ मूव हो जाता है। फंक्शन को कॉल किया, सारा कंट्रोल फंक्शन की तरफ मूव हो गया और फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो सारी रीड हो गई, वो सारी एग्जीक्यूट हो गई और वो सारा कंट्रोल वापस वहीं पे आ गया जहां से उसने फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है, विद पॉसिबल रिटर्न वैल्यूज। अब वो पॉसिबल रिटर्न वैल्यूज कौन सी थी? 2+2=4, वो उसकी पॉसिबल रिटर्न वैल्यू थी, वो उस फंक्शन से वापस लेके आ गया, ठीक हो गया। द फंक्शन प्रोवाइड a structured programming approach। एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अप्रोच है इसकी। It is modular way of writing. The whole program logic is divided into a number of smaller modules or functions. The main function calls these functions that when they are needed to execute। ये बात बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है कि एक चंक्स में इसको डिवाइड किया पूरे प्रोग्राम को। जब हम ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फंक्शंस मेन बॉडी से अलग एक चीज होती है, ठीक है ना। ये मेन बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, जैसे हम लूप मेन बॉडी के अंदर लिखते हैं, दैट इज रिटन आउटसाइड द लूप, ठीक है। ये फंक्शन जो हम लिखते हैं ये आउटसाइड द लूप्स लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन क्या है? A program may need to repeat the same piece of code at various places। It may be required to perform certain tasks repeatedly। The program may become very large if functions are not used। ये वही ऊपर वाली जो 2 लाइन्स थी, ये वही बात करके आ गया जो मैं पिछली स्लाइड में कर बता चुका हूँ कि हमें अगर सेम पीस ऑफ कोड चाहिए डिफरेंट जगहों पे, यानी कि एक ही जगह पे नहीं, जैसे हम लूप पे एक ही जगह पे 100 बार लूप चला दी, इसमें हमारे पास इसका इम्पोर्टेंस या इसका फायदा क्या है कि हम डिफरेंट जगहों पे अपनी अपनी मर्जी से कहीं भी ये वाली फंक्शन को हम रिपीटेडली चला सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम में बिकम लार्जर व्हेन द फंक्शन इज नॉट यूज्ड। अब लाजमी बात है, फंक्शन हमारे पास उसको और कम कर देता है पीस ऑफ कोड को। द पीस ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली स्टोर इन सेपरेट फंक्शन। अब ये जो लास्ट में पिछली स्लाइड की लास्ट में जो मैंने बात की ना कि जब पीस ऑफ कोड होता है उसको हम क्या करते हैं, वो हमारे पास मेन बॉडी से हट कर होता है, मेन बॉडी से सेपरेटली एक और फंक्शन होता है। मतलब जैसे हम मेन फंक्शन की बात कर रहे थे, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, हम जब मेन बॉडी का सिंटैक्स पढ़ रहे थे तो हमने मेन बॉडी को क्या कहा था, उसको हमने एक फंक्शन कहा था कि ये मेन हमारे पास एक फंक्शन है, इंट मेन जो उसकी बॉडी थी, ये पूरा हमारे पास एक फंक्शन था, मेन फंक्शन था, ठीक है ना, अगर आप लोग को याद हो। तो इसी तरह ये जो फंक्शन है ये भी सिमिलर टू मेन फंक्शन ही होता है, लेकिन मेन का काम क्या है? उसका काम है कि टू पूरी सारी चीजों को अरेंज करना, सारी चीजों को मैनेज करना। और ये जो फंक्शन हम अब पढ़ रहे हैं ना, ये वाली क्या है, ये उसके साथ एक्स्ट्रा, यानी कि उसका राइट हैंड कह लो, लेफ्ट हैंड कह लो, ठीक है, उस तरह, मतलब कि इसको हम डायरेक्टली कॉल करके बुला सकते हैं अपने राइट हैंड को, इसको अगर मैं ज्यादा अच्छी तरह कहूँ, ठीक है। The real reason of using function is to divide a program into different parts। These parts of the program can be managed easily। ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज समझ लो, या कि जो हमारे पास ये फंक्शन उसको क्या कर लेता है, प्रोग्राम को डिवाइड कर लेता है। हमारे पास मेन की बॉडी छोटी हो जाती है और उसके साथ हम फंक्शंस लिख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे लिए प्रोग्राम को मैनेज करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर, ठीक है। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग functions in programming are as follow। Easier to code, the first one is easier to code। A lengthy program can be divided into small functions। It is easier to write a small function instead of writing a long program। A function is written to solve a particular problem। The programmer can focus attention on specific program and it makes programming easier। अब वो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि easier to code, वही बात बता रहा है, इसके पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इसमें वही बात लिखी है कि ये प्रोग्राम को डिवाइड करने के लिए, उसको इजीली मैनेज करने के लिए, और स्मॉल फंक्शंस को यूज करने के लिए, और सॉल्व करने, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब पर्टिकुलर प्रॉब्लम की यहाँ से क्या मुराद है, मैं वही 2+2 की एग्जांपल उठाता हूँ। मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि भाई मैंने ए को बी के साथ प्लस करना है, ठीक है ना, ए को बी के साथ ऐड करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं इस
प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन लगा लूंगा जिसमें सिर्फ क्या हो रहा होगा, ए बी के साथ प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं प्रोग्राम लिखता जा रहा हूँ और मुझे कहीं भी ए को बी के साथ प्लस करवाना है, तो मैं सिंपली उस फंक्शन को कॉल करवा के ए को बी के साथ प्लस करवा दूंगा। ठीक है, अब वो एक काम है जो मैं ऊपर करके आ चुका हूँ, मतलब एक ऐसा काम है जो मैंने ऊपर रिजर्व में रख लिया है। ठीक है ना, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं उसको यूज करते जाऊंगा। ये सिर्फ मैं एक बार ही लिखूंगा। ठीक है, मुझे इसको बार बार लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। Easier to modify, each function has a unique name and it is written as an independent block. If there is any error in the program, the change is made to the particular function in which error exists. A small function is easier to modify than a large program. अब ये एक और उसने एडवांटेज दी कि हर एक फंक्शन का तो यूनिक नेम होता है और उसको एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक में लिखा जाता है, यानी कि जैसे हमारे पास मेन की बॉडी होती है वो एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है ना, इसी तरह जो फंक्शन होता है वो भी एक इंडिपेंडेंट सेपरेट ब्लॉक होता है, उसका कोई कंसर्न नहीं होता उसके साथ, ये मेन बॉडी के साथ। मेन बॉडी सिर्फ इसलिए हम यूज करते हैं उसको, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है ना, वो हमारे पास रिजर्व में पड़ा रहता है, तो कहीं पे अगर एरर आ जाता है तो हमें इजीली हमें यानी कि पूरा कोड, यानी कि अगर लॉन्ग कोड है हमें सारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन को देख लेते हैं जो हमें वो लाइन बता देता है। ठीक है, easy to maintain functions are easy to maintain then large programs, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। each functions contain independent code, ये भी हो गई बात। a change in the function does not affect other parts of program, और ये इसका बेस्ट जो एडवांटेज है कि जब फंक्शन में अगर कोई खराबी होगी तो हमारे पास अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इफेक्ट नहीं होंगे उसकी वजह से। ठीक है, द फोर्थ वन इज रीयूजिबिलिटी। ये हम पहली स्लाइड में इसकी बात कर चुके हैं कि कोड रिटन इन फंक्शन कैन बी रीयूज्ड एज and when required. The function can be executed many times. A function is written to solve a particular problem. Whenever that program has to be solved, the function can be executed. रीयूजिबिलिटी का वही है कि इसको हम जब चाहें जहां चाहें इसको हम यूज कर सकते हैं और हमें इसको सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता है किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। The fifth one is less programming time. A program may consist of many functions. These functions are written in independent programs. Different programmers can work on different functions at the same time. It takes far less time to complete the program. और ये भी वही सारी बातें हैं जो हम ऊपर करके आ चुके हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ के फंक्शन की में टाइप्स कितनी है। और अगर आपको याद हो तो ये जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जब स्टार्टिंग पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग की, तो ये उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। द फर्स्ट वन वाज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड द सेकंड वन वाज built in functions. अब user defined functions क्या होते हैं? A type of functions written by programming is known as user defined functions. It has a unique name. The program may contain many user defined functions. अब ये user defined function अगर आप लोग को याद हो, मैंने उस वक्त बताया था, ये वो functions होते हैं जो हम खुद डिफाइंड करते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये जो फंक्शंस हैं ये वही बात मैं कर रहा हूँ, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, जो हम ऊपर पिछली स्लाइड में करके आ चुके हैं। अगर मैंने एडिशन करनी है, एक प्रॉब्लम है मेरे पास, मैंने एडिशन करनी है, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन ऐड के नाम से लिखता हूँ। तो ये यूजर यानी कि मैं यूजर हूँ और मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको, तो यानी कि मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ ऐड नाम का फंक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। द सेकंड वन इज बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन अगर आपको याद हो तो जो मैंने कहा था कि जो उसके प्रोग्रामिंग के कंपाइलर की डायरेक्टरीज में, उसकी लाइब्रेरीज में पड़ा होता है, जो उसमें बिल्ट इन आया हुआ होता है, जो हम लोग डिफाइन नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का पार्ट होता है वो, जो हमारे पास बिल्ड हो के आता है, हमें उसको कोई भी मॉडिफिकेशन उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी वो मौजूद होता है, इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। दीज फंक्शंस आर रेडीमेड प्रोग्राम्स। अब ये रेडीमेड प्रोग्राम्स है, और इसकी जो एग्जांपल मैंने बताई थी वो क्या थी? जो हम हैश इंक्लूड के बारे में पढ़ रहे थे कि हैश इंक्लूड कोनियो, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अब आयोस्ट्रीम क्या थी कि
टैग ऐड करो, इंक्लूड करो, एक टैग इंक्लूड करो किस चीज का, इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम का, वो थी ना। अब वो एक छोटा सा पीस ऑफ कोड हमने लिखा था जिसका मतलब क्या था कि एक इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम को इंक्लूड कर दो इस प्रोग्राम में, ठीक है, वही था ना। तो वो मेरे पास क्या था, वो एक बिल्ड इन फंक्शन था, ठीक है। दिस फंक्शन कैन स्टोर इन डिफरेंट हेडर फाइल्स, वही जो हैश इंक्लूड वाली चीजें हैं वो हमारे पास हेडर फाइल फिर कहलाती हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस मेक प्रोग्राम फास्टर एंड इजियर। अब लाजमी बात है वो फास्टर और इजियर वे है। अगर मैं हैश इंक्लूड की जगह उसकी बैक लाइब्रेरी में जो पूरा कोड लिखा हुआ है अगर मैं वो लिखने लग जाऊं तो मेरे लिए वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसी वजह से जो बिल्ट इन फंक्शन है वो प्रोग्राम को फास्टर और इजियर बनाती हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोवाइड्स many built-in function to solve the different problems. For example, क्लियर स्क्रीन, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ क्लास में जब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे। तो क्लियर स्क्रीन क्या था, जब मैंने आपको बताया था हम डेफ सी प्लस प्लस यूज करते होते, वो यूज करते थे अपना एक कंपाइलर टर्बो सी प्लस प्लस, उसमें हमारे पास वो डिसअपियर हो जाता था, स्क्रीन हमारे पास क्लियर हो जाती, मतलब पुराना पुराना जो हम परफॉर्म करते थे वो भी साथ में आ जाता था। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन था टू क्लियर द स्क्रीन, यानी स्क्रीन को क्लियर करने के। इट इज अ पार्ट ऑफ हेडर फाइल दैट इज कॉल्ड एज conio.h। अब conio.h में ये क्लियर स्क्रीन और एक get.ch नाम की एक हेडर फाइल आती है, वो इस हेडर फाइल conio.h में यूज होती है। जैसे हमारे पास आईओ स्ट्रीम में यूज होती है ना इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम, इसी तरह कोनियो में ये क्लियर स्क्रीन और गेट ch वाली चीजें आती हैं, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के, फंक्शन को डिक्लेयर करो और फंक्शन को डिफाइन करो। बेसिक काम हमारा किस चीज पे है, यूजर डिफाइंड फंक्शन पे, कि यूजर से हम डिफाइन करके फंक्शंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक फंक्शन की डिक्लेरेशन आती है और एक फंक्शन की डेफिनेशन आती है। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जा सकता है। तो इसको देखते हैं कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इट इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन, एक मॉडल ऑफ अ फंक्शन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। It provide information to compiler about the structure of the function to be used in the program। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बताता है कि भाई किस तरह का स्ट्रक्चर आपने प्रोग्राम में यूज करना है, प्रोग्रामर कंपाइलर को बताता है, ठीक है। इट एंड विद द सेमी कॉलन, जैसे बाकी सेमी कॉलन टर्मिनेटर होता है हमारे पास, यानी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन। अब ये फंक्शंस हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं, मतलब पुट कहाँ पे किए जाते हैं, जो हमारी मेन बॉडी होती है ना, इंट मेन जो हम लिखते हैं, जिसके अंदर बाकी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये उससे ऊपर लिखा जाता है। यानी कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद ये चीज लिखी जाती है, ठीक है। जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद डिक्लेयर करते हैं, ठीक हो गया। The function declares consist of declaration consist of the following part। एक फंक्शन का नेम, एक उसकी रिटर्न टाइप और एक उसके नंबर और टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अब ये तीनों चीजें क्या है ये मैं आपको सिंटैक्स में बताता हूँ। ये उसका बेसिक सिंटैक्स है कि उस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप होगी और उस फंक्शन का कोई नेम होगा और उसके अंदर कोई पैरामीटर्स होंगे। अब फंक्शन, अब रिटर्न टाइप क्या चीज है ये सेम है, आप लोगों को समझ आ जाएगी अभी। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंट, अब इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप है इंट, जैसे हम इंट मेन लिखते हैं, तो इंट मेन अब वो क्या चीज है, यहाँ अगर इंट में लिख दूं और यहाँ पे मेन लिख दूं और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स डाल दूं, यानी कि पैरामीटर्स खाली हैं, तो क्या हुआ कि मेन की बॉडी रिटर्न कर रही है कोई इंटीजर वैल्यू। अब वो भी तो फंक्शन है ना मेरे पास, ये सिंपली आप उसको देख लो। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके लास्ट में क्या चीज आ जाती है, सेमी कॉलन आ जाता है, टर्मिनेटर आ जाता है। So int is used as a return type if the function returns integer value. If the function returns no value, the keyword void is used। अब आप लोगों को मेरे ख्याल में किसी ने क्वेश्चन पूछा था जब हम क्लासेस ले रहे थे, तो उसमें किसी ने void का पूछा था कि void क्या चीज होती है। जब हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू ना रिटर्न कर रहा हो तब हम void यूज करते हैं। तो जैसे हम int main यूज करते हैं उसी तरह हम void main भी यूज कर सकते हैं।
जब हम इंट मेन यूज करते हैं तो हम लास्ट में रिटर्न जीरो डालते होते हैं। अगर याद हो आपको, रिटर्न जीरो डालते हैं, अगर ना भी डालें कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटर्न जीरो अगर डालें तो इसका मतलब है कि ये इस मेन फंक्शन को वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो जीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। इसकी जगह अगर हम वॉइड मेन डालें ना, वॉइड मेन का क्या मतलब है, फिर हमें नीचे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इसके बाद आते हैं फंक्शन नेम की तरफ। इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ फंक्शन। द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग अ फंक्शन नेम इज सिमिलर टू द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ईच फंक्शन शुड हैव अ यूनिक नेम। अब नेम क्या, ये कोई भी नेम है, मतलब जैसे हम किसी भी सिंपल वेरिएबल को नेम दे देते, सारे रूल्स जो उसके लिए अप्लाई होते थे वो इसके लिए अप्लाई होते हैं। इस फंक्शन का भी सेपरेट एक नेम होना चाहिए, जैसे एरेज में हमने देखा उसका भी एक सेपरेट यूनिक नेम था। इसी तरह बाकी के वेरिएबल्स का भी सेपरेट एक यूनिक नेम था। इसी तरह फंक्शंस का भी एक यूनिक नेम होता है, वो इस वजह से ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए, उसको हम कॉल कर पाए। अब उसकी थर्ड चीज जो आ जाती है पैरामीटर्स। अब वो पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर आर द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। अब ये वो वैल्यू है। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि जो मैं a प्लस बी की बात कर रहा हूँ, तो a और b जो हैं वो पैरामीटर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। a और b की वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो उसके पैरामीटर्स कहलाएंगे। और ये तब काम करेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस। ये ऊपर जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दो जो स्मॉल ब्रैकेट्स हम इसको कह रहे हैं या पैरेंथेसिस कह रहे हैं, उसमें लिखी जाती है। If there are many parameters, they are separated by commas. दो से ज्यादा, तीन चार पांच जितने भी हैं, हर एक को फिर हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। इफ देयर इज नो पैरामीटर, एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड और कीवर्ड void इज रिटन इन द पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे वो void मेन वाली बात आ गई। अब जब हम इंट मेन लिखते हैं और हमारे पास कोई पैरामीटर उसको देने के लिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दो खाली ब्रैकेट्स हम डालते हैं। अब आपको उस चीज की भी समझ आ गई होगी कि हम वो दो खाली जो पैरेंथेसिस होते हैं वो हम क्यों डालते हैं। इस वजह से कि हमारे पास कोई पैरामीटर उस मेन की फंक्शन को, मेन की बॉडी को देने के लिए नहीं होता, और इसी वजह से हम कीवर्ड void भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। दो हो सकते हैं, या तो उसके पैरामीटर्स को खाली छोड़ दो या उसके अंदर void का वर्ड लिख दो, ठीक है। द पैरामीटर्स आर गिवन इन टू वेज। इसके दो वेज हो सकते हैं। ओनली डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर आर रिटन इन प्रोटोटाइप एज फॉलो। कि अगर हमने सिर्फ डेटा टाइप डालनी हो पैरामीटर्स में तो उसको हम यूं लिखेंगे। अब ये उसका सिंटैक्स एग्जांपल के तौर पे है कि ये इंट है, यानी कि ये फंक्शन जो है ऐड वाला, ये एक इंटीजर वेरिएबल को रिटर्न करेगा और उसके अंदर दो चीजें हैं। अब दो जो भी वेरिएबल्स हैं जो या डेटा टाइप्स हैं, उसके अंदर अगर मैंने डिक्लेयर की हुई है फंक्शन के अंदर, तो मैं कह देता हूँ कि वो दोनों जो a और b है वो मेरे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। और वो मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर, इसके बाद सिंपल फंक्शन की बॉडी आ जाती है, जैसे हम मेन की बॉडी के दो ब्रैकेट्स लिखते हैं, ठीक है। और मैं उसमें कह देता हूँ कि भाई मैंने a और b लिखा हुआ है, तो ये सिंपली उन दो a और b को क्या डिक्लेयर कर देगा, इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर देगा। बोथ डेटा टाइप्स एंड नेम्स ऑफ पैरेंथेसिस कैन बी रिटन एज फॉलो। अब ये उस तरह भी हो सकता है एक वे। दूसरा वे इसका ये भी हो सकता है कि इंट ऐड, ये फंक्शन लिख दिया ऐड नाम का, और उसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स जो डालें वो दो डालें a और b के नाम से, और दोनों को क्या डिक्लेयर कर दिया कि दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये दो वेज हो सकते हैं हमारे पास किसी भी जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर कल के लेक्चर में डिटेल से इसकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि हम void मेन को कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर इस पे कोई प्रोग्राम होगा तो हम वो भी देख लेंगे, तो हमें इजीली और क्लियरली समझ आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियरली और पढ़े था कि आप लोगों को नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें जो हम प्रोग्राम करेंगे वो आपको समझ आ जाए। क्योंकि जब तक आपको इसके ये थ्योरेटिकल वर्ड, कॉन्सेप्चुअल वर्ड वर्क समझ नहीं आएगा, तो तब तक आपको आप फिर प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर नहीं समझ आता तो इसको दोबारा देखें, और दोबारा देखें और फिर भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लें। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है फंक्शंस वाला, ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में काम आएगा। दैट्स व्हाई मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।